वेलकम टू डिकोडिंग टेक्स्ट बुक। आइए, अभी आपको पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कुल कितने तरह के रेस्पिरेशन हो सकते हैं। आपने देखा कि रेस्पिरेशन लगभग 3 इक्वेशन है। एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो वो यीस्ट नाम के सेल में हो रहा है। फिर आपने देखा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो लार्जर ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, अगर यीस्ट जैसे सेल में हो तो उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। और अगर ह्यूमन बीइंग में यही रेस्पिरेशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो तो वो मसल क्रैम्प्स का कारण बनता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक रूप है। आइए अब इस भाग में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि आखिर एनिमल अपने शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड का निकास करते कैसे हैं। देखिए, जो एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब है जो एनिमल ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन एनिमल की बॉडी में जो ऑर्गन हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल आमतौर पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो उनकी बॉडी में जो ऑर्गन है वो क्या है, उनकी ऑर्गन में जो बॉडी में जो ऑर्गन है वो लंग है। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, है ना, एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर, उनके अंदर जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है, उनका नाम गिल्स है। ये तो आपको याद है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल वो लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। हवा से उनका लंग ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी ऑक्सीजन है ना एटमॉस्फेयर में उसको उनका लंग अब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है यानी H2O के फॉर्म में है ना, उस ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं। तो जो वो ऑक्सीजन O2 नहीं, जो ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में है वो ऑक्सीजन हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे लेते हैं, वो लेते हैं लंग्स के द्वारा। कौन सा ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में है। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, जो H2O में प्रेजेंट है। अब आपको ध्यान हो कि H2O में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें अगर आपको याद हो केमिस्ट्री थोड़ी सी, तो H2O में रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2:1 है ना। 2:1 कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है, ऑक्सीजन लेसर अमाउंट में है, कम है। तो इस वजह से क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो फेयरली लो है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। हवा में जितनी उपस्थिति ऑक्सीजन की है उसकी तुलना में पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम है। इसलिए क्योंकि पानी में वो कंपाउंड के रूप में भी है, और उसमें भी कैसा कंपाउंड, जिसमें उसकी रेशियो मात्र हाफ है ना, 2:1 की रेशियो में है। यानी हाइड्रोजन तो ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है, लेसर है। तो कम ऑक्सीजन उन्हें मिलता है, वो अपने गिल से अब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा जो आ पाती है उनके शरीर में वो कंपैरेटिवली कम होती है। इस वजह से अगर आपने नोटिस किया हो तो जो ब्रीदिंग की रेट होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में। हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी में अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग 72 मान लीजिए पर मिनट है ना, 72 ऑन एन एवरेज आई एम टेकिंग 72 है। तो वहीं जो एनिमल एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में यही रेट ऑफ रेस्पिरेशन लगभग 180 पर मिनट। ये तो मैंने एक एवरेज बताया, फिशेस, क्रोकोडाइल सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप तुलना करें अगर, तो यहाँ देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल उनकी बॉडी में क्या रेट ऑफ ब्रीदिंग है, और यहाँ देखिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या चल रही है। इसकी वजह क्या है, यहाँ इसकी वजह इस पहली लाइन में दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि देयर इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, कम है, मात्रा में कम है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स, वो अपने मुंह में वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं जो कि गिल के द्वारा गुजरता है, और गिल में वो इस ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब, घुले हुए ऑक्सीजन को जो पानी में घुल करके आता है ना, इस ऑक्सीजन को, ये वाला ऑक्सीजन जो पानी में घुल करके आ रहा है, इस भाग को अपने शरीर में गिल्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ पर देखिए इस बात से संबंधित ये एक्टिविटी देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप सभी एक्वेरियम में आपने कभी फिश को ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि वो बार बार पानी की सतह पर आती है, और अगर पानी के अंदर भी हो तो वो अपने माउथ को बार बार ओपन एंड क्लोज करती है ना, बार बार पानी को पीती रहती है।
ऐसा क्यों करती है? और उसके अपर कुलम, जो माउथ की साइड में जो अपर कुलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको भी बार बार ओपन करती है। वहाँ पर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स। उनकी आँखों के पीछे ये स्ट्रक्चर ऑफ अपर कुलम बना होता है, जिसको वो बार बार ओपन एंड क्लोज करती हैं। क्यों करती हैं? दरअसल इसलिए करती हैं, यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि एक्वाटिक एनिमल में इसकी रेट लगभग 180 पर मिनट है, जबकि इंसानों में ये मात्र 72 पर मिनट है। इतना डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है? इसलिए इतना अंतर है कि उनका जो गिल स्लिट है ना, वो ज़्यादा बार ब्रीथ करता है ताकि वो जो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको किसी तरह से कंपनसेट कर पाए। इसलिए देखिए लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट। 1 मिनट में वो लगभग इतनी बार अपने मुंह को खोलती है, लगभग दुगुना, हम इंसानों से दुगुना। क्यों? क्योंकि उसको कम अमाउंट में ऑक्सीजन का मात्रा उपलब्ध हो रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बेचारी को ज़्यादा बार श्वसन करना पड़ता है, ठीक है। और हमारी ब्रीदिंग इन एंड आउट आप कंपेयर कीजिए 1 मिनट में, उसकी संख्या मात्र 72 होती है, उसकी संख्या मात्र 72 होती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पर हम लोग मेनली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को फोकस करने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी हमारे जैसे इंसान, वो अपने लिए रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया करते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए अलग अलग एनिमल में अलग अलग अंग होते हैं। आमतौर पर वो जितने भी रेस्पिरेशन से संबंधित अंग हैं, श्वसन तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है ताकि उनका सरफेस एरिया बाहर से देखने में आपको जैसा भी लगे, छोटा सा लगे, मीडियम साइज़ का लगे बॉडी के कंपैरिजन में, लेकिन उनका सरफेस एरिया ऐसा हो कि जब कभी भी वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर पाए, मैनी फोल्ड टाइम, है ना। यानी देखने में वो आपको जितना भी छोटा लगे, लेकिन एक्चुअली इट इज़ बीइंग कॉइल्ड इनसाइड। अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो ये आपको बस इतना ही बड़ा लग रहा है, लेकिन दरअसल क्या है, बहुत लॉन्ग लेंथ की जो स्ट्रक्चर है या ट्यूब है या वो इस तरीके से कॉइल करके इसमें एडजस्ट किया हुआ है। तो ये इसलिए ताकि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर में जाते ही ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कर सके इस सरफेस के थ्रू। ये सरफेस बहुत फाइन, आमतौर पे ये जो सरफेस जो मैंने बनाया दरअसल कैपिलरीज के बने होते हैं। और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज जो होती है वो रेड कलर की ब्लड वेसल है ना, बहुत थिन लाइन ब्लड वेसल है। तो ये सारी कैपिलरीज जिस भी ऑर्गन में प्रेजेंट होगी वो बहुत जल्दी स्पीड के साथ ब्लड का एक्सचेंज करता है, ब्लड का एक्सचेंज करता है, यानी ऑक्सीजन को इनटेक करता है और CO2 को बाहर कर देता है। अब देखिए हम लोग, सो अदर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, यानी सभी एनिमल के शरीर में कम से कम ऐसी पैसेज तो ज़रूर होनी चाहिए जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को अंदर ले जा सकें और CO2 को बाहर ले जा सकें। और हाँ, ये जो मैकेनिज़्म है ना, मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। इंसानों में ये प्रक्रिया कैसे होती है? इंसानों में यह प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले हम लोग एयर को अपने शरीर के किस भाग से ग्रहण करते हैं? अपने नोस्ट्रिल से, अपने नासापुटों से ग्रहण करते हैं। फिर ये एयर नोस्ट्रिल से पास होता हुआ आप जानते हैं कि नोस्ट्रिल के अंदर बहुत फाइन है ना, नोज़ की जो लाइन होती है, तो नोज़ की इंटरनल लाइन के अंदर बहुत फाइन ये सारे हेयर्स, ब्रिसल लाइक हेयर्स, ये सब मौजूद होते हैं। ये ब्रिसल्स मौजूद ही क्यों होते हैं? ये ब्रिसल्स इसलिए मौजूद होते हैं ताकि जो भी एयर पास हो रहा है वो एयर इसी जगह पर, अगर उसमें कोई डस्ट है, कोई पार्टिकल है ना अननेसेसरी, तो वो सारे पार्टिकल्स इसी जगह पर स्टक हो जाएं और एयर फिल्टर हो सके। अब ये जो पैसेज है इसमें कुछ अमाउंट में म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता होगा, हमेशा आप नोज़ को कितनी भी क्लीन करें, है ना, डेली हम लोग नोज़ की क्लीनिंग करें, उसके बावजूद आप देखते होंगे कि नोज़ के अंदर अ काइंड ऑफ म्यूकस हमेशा जमा रहता है। तो ये म्यूकस आखिर आता कहाँ से है? दरअसल नोज़ के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स क्या हैं? छोटे छोटे, यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे नोज़ के अंदर। ये सब ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सब म्यूकस रिलीज़ करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब ये म्यूकस क्या करता है? ऐसे समझिए कि ये म्यूकस बाहर से आने वाली कोई भी डस्ट पार्टिकल है ना, जैसे ये सारी डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ जा रही है, तो इन सारी डस्ट पार्टिकल, मैं यहाँ ब्लू कलर का इस्तेमाल आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, तो ये म्यूकस के अंदर ये सारे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और ये आगे नहीं जा पाते। जो एयर की पाथवे है उसमें ये आगे नहीं जा पाते हैं। तो ये म्यूकस और नोस्ट्रिल के अंदर ये सारे हेयर्स है ना, ये सब क्या है? ये प्रोटेक्टिव लाइन है जो हमारे नोस्ट्रिल को, ये सारी अडेप्टेशन इसलिए मिली हुई है ताकि नोस्ट्रिल जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डस्ट या इन सारे पार्टिकल्स को यहीं पर फिल्टर कर दे। तो ये फाइन हेयर और म्यूकस हमारे लिए एक अडेप्टेशन है, याद रखिएगा। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से एयर आगे बढ़ता है और एयर थ्रोट से होता हुआ सीधे हमारे लंग में जाता है। लंग में जो हमारा एयर पैसेज है, ये एयर पैसेज इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा, मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप उसको फॉलो कर पाएँ। ये हमारा नेज़ल पैसेज है ना, नाक के अंदर, यहाँ हम लोग एयर को रिसीव करते हैं। एटमॉस्फेयर से एयर रिसीव होकर के यहाँ अंदर आता है, यहाँ से एयर ट्रैवल करना शुरू करता है। एयर यहाँ से ट्रैवल करता है, इस जगह पर यहाँ पहुँचता है। इस एरिया को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, ये याद रखिएगा। एयर पहले यहाँ से गुजरता है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के आगे ये हमारा वॉइस बॉक्स है। ये एरिया जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं ना, दरअसल इस लैरिंग्स का एक और नाम है। इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, या इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, एडम्स एप्पल, ठीक है। बॉयज़ में ये एरिया आपको बल्ज आउट दिखेगा। गर्ल्स में आपको ये स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल, कभी कभार ही आपको विजुअलाइज होगा। तो गर्ल्स में ये फ्लैट होता है, लेकिन बॉयज़ में ये जो वॉइस बॉक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा उनके टीनेज के बाद इसमें बहुत ज़्यादा उभार आ जाता है, बहुत ज़्यादा बल्जिंग आ जाती है। लड़कों की वॉइस, एज यू नो, लड़कों के वॉइस बॉक्स लड़कियों से क्वाइट डिफरेंट होते हैं। खैर, अब आगे एयर जहाँ पर इसमें एंटर करती है, ये जो रीज़न है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पाथवे, ये दरअसल ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया, अभी तुरंत वापस जाइए इस पैराग्राफ पर, ये ट्रैकिया देखिए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट दैट इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। एक्चुअली ये जो थ्रोट है, ये थ्रोट यहाँ पर किसको कहा गया? ये थ्रोट दरअसल ट्रैकिया के बारे में बात की जा रही है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट थ्रोट, दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ना, ये नेक रीजन में, ये हाँ गर्दन के नीचे, तो इस ट्रैकिया में ये जो आप ब्लैक लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये सारी लाइनिंग, ये दरअसल लाइनिंग नहीं है, ये पार्टीशन डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई गई है। ये क्या है देखिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी कार्टिलेज की बनी हुई रिंग यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। ये इसलिए ताकि जिस समय आप स्लो ब्रीथ कर रहे हैं, जिस समय आप किसी ट्रबल में हैं और आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो उस समय ये एयर पैसेज इट शुड नॉट कोलैप्स। इसको चिपकना, आपस में कोलैप्स नहीं करना है, इसको ओपन ही रखना है, एक ट्यूब के जैसा इसको हमेशा ऑल द टाइम ओपन रहना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर कार्टिलेज दे करके इस एक समझिए कि इस पाइप को थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक एक जैसे डायमीटर में रखा गया। अब आगे देखिए, जब ये ट्रैकिया आगे यहाँ लंग के पास आता है, ये हमारा एक लंग और ये रहा हमारा दूसरा लंग, तो लंग जो है उसके बीच में डिवीज़न हो जाता है। इस एज जोन में ट्रैकिया के बीच में डिवीज़न हो जाता है, एक पार्ट लेफ़्ट साइड चला जाता है और दूसरा पार्ट राइट साइड चला जाता है। तो ये जो डिवीज़न हुआ इस जगह पर, यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन लेबल किया गया यहाँ पर कि एक डिवीज़न जो इधर आया और एक डिवीज़न जो इधर आया, इसको कहा जाता है ब्रोंकी। और आगे अब फिर ये ब्रोंकी, इस साइड का लंग खोला गया है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का क्लोज है, ठीक है। तो ये राइट लंग में ध्यान दीजिए कि ये सारी ये ब्रांचिंग है ना, ये ब्रोंकी था। अब ये ब्रोंकी में फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं, अब इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल है, अगर आप इस ब्रोंकियोल को यहाँ से कट करके अगर आप इसको एनलार्ज करके देखेंगे तो एक्चुअली दे हैव, ये सब ब्रोंकियोल है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये ब्रोंकियोल है। ये जो लाइनिंग है ये दरअसल ब्रोंकियोल है। और ये ब्रोंकियोल, इसके ऊपर ये आप जो ये रिंग लाइक ये जो सर्कल जैसा, ग्रेप के बंच जैसा जो आपको अपीयरेंस नज़र आ रही है, ये गोल गोल ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर इनको कहते हैं एल्वियोलाई। ये सब क्या है? ये स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई दरअसल क्या है? ये एल्वियोलाई तो यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्राम में एल्वियोलाई बना के दी गई है, लेकिन दरअसल इन एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल, यहाँ पर जैसे एक ब्लड वेसल आ रही है, इस ब्लड वेसल की ब्रांचिंग हो जाती है और ये अलग अलग एल्वियोलाई में अपने ब्लड को सप्लाई कर रही होती है ना। ये ब्लड वेसल एल्वियोलाई को सप्लाई कर रही होती है। उसी तरह से यहाँ पर ब्रोंकी के ठीक पास यहाँ पर वेन भी होती है, इस वेन की भी ब्रांचिंग हो जाती है और ये वेन भी एल्वियोलाई को जा कर के कनेक्ट करती है। और ये वेन क्या करती है? ये वेन दरअसल जितने भी CO2 रिच ब्लड है ना, उन सबों को लेकर के बाहर निकल जाती है, जबकि जो आर्टरी है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इसका ब्लड का नेटवर्क है, कैपिलरीज़ का नेटवर्क है हर एल्वियोलाई के ऊपर। यहाँ डायग्राम में बनाकर नहीं दिखाया गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन दरअसल एल्वियोलाई अकेले प्रेजेंट नहीं होती। एल्वियोलाई में तो जो प्रोसेस है ब्रीदिंग, उससे एयर एंटर कर गया है ना,
ये देखिए, ये जो आपने पढ़ा कि नेज़ल पैसेज से एयर की एंट्री हुई, ठीक पढ़ा आपने, ये यहाँ से एयर एंटर कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से ये ब्रोंकी में गया, ब्रोंकी के बाद ये ब्रोंकियोल में चला गया, ब्रोंकियोल में जाने के बाद दरअसल ये एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई में जब ये ऑक्सीजन से भर जाता है तो जैसे ही ये रीनल आर्टरी इसके पास आती है, ये रीनल आर्टरी जब अपना ब्लड लेकर आती है तो ऑक्सीजन रीनल आर्टरी लेकर के यहाँ पर यहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। और ये जो वेन है, ये वेन यहाँ पर, ये जो वेन है, ये वेन जब यहाँ से निकल रहा होता है तो ये CO2 रिच ब्लड को, जो इसके अंदर CO2 की अमाउंट होती है, उस सारे CO2 को लेकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का काम है। यहाँ पर नहीं दिया गया, आपको मैंने समझा दिया ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ समझ में आए कि आखिर एक्चुअल जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड है, या सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो होता कैसे है। तो दरअसल देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप समझ चुके। अब यहाँ देखिए, विद इन द लंग द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। यही बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर को दरअसल एल्वियोलाई कहा गया। एल्वियोलाई अगर सिंगुलर में हो तो एल्वियोलस कहते हैं, और अगर प्लूरल हो, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ बंचेज हैं, तो इसलिए उनके लिए एल्वियोलस नाम का एल्वियोलाई टर्म का इस्तेमाल किया गया। एल्वियोलाई दरअसल क्या है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया को बहुत स्मॉल स्पेस में कंटेन करके रखती है, और ये वो साइट है जहाँ पर एक्चुअल गैसेज उनकी एक्सचेंज होती है। वॉल ऑफ एल्वियोलाई जो है उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, मान लीजिए कोई एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है, तो इस एल्वियोलाई की अगर आप वॉल को चेक करेंगे इसके अंदर, तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से ब्लड वेसल, इसके हर नोक्स एंड कॉर्नर्स, हर तरफ ब्लड वेसल का आना जाना हो रहा है। और इसके साथ साथ एक ब्लड वेसल नहीं है, इसके अंदर वेन्स भी आती हैं, वेन्स भी आ रही है, वो भी इससे ब्लड को CO2 को लेकर जा रही है। रेड ब्लड वेसल इसमें उसे ऑक्सीजन को लेकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का एक्सचेंज बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अर्लियर ईयर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग अपने रिब्स को बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट करते हैं, बाहर की तरफ फुलाते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। अच्छा हाँ, यहाँ डायग्राम में एक स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए जहाँ पर ये लंग ख़त्म हो रहा है ना, ये लोअर एंड देखिए, जहाँ पर ये लंग ख़त्म हो रहा है, इस जगह पर ये लंग जहाँ एंड हो रहा है, और यहाँ देखिए जहाँ पर ये लंग एंड हो रहा है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू एरिया। ये देखिए इस साइड ये लंग ख़त्म हो रहा है, और यहाँ देखिए रिब्स के अंदर यहाँ पर लंग ख़त्म हो रहा है। ये मैंने जानबूझ के थिक कर दिया ताकि आपको आराम से दिख सके। ठीक है, तो ये दो लंग जहाँ एंड होते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए, इस जगह पर ये देखिए, ये ब्राउन कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है। दरअसल ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये एक सेपरेटर का काम करती है, एक वॉल का काम करती है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम डायफ्राम है। ये डायफ्राम दरअसल क्या करता है? ये डायफ्राम हमारी बॉडी में ये जो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको दरअसल कहा जाता है चेस्ट कैविटी। ठीक है, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। और इसके नीचे जो एरिया है, जहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि डायफ्राम वगैरह प्रेजेंट है, इस डायफ्राम के नीचे, इस बुक में नहीं बनाया हुआ लेकिन मैं आपको समझाने के क्रम में बता दूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक है, यहाँ से स्टमक कैसे बाहर निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो दरअसल ये एब्डोमेन और ये जो कैविटी है यहाँ से यहाँ, इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। तो अब आप खुद सोचिए, क्या कभी हम लोग लेटते हैं या जंप करते हैं तो क्या एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, क्या वो लंग में चले जाते हैं? या कभी क्या लंग एक्सपेंड होकर के एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है? नहीं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। पहली कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी। दूसरी कैविटी क्या है? पहली कैविटी है चेस्ट कैविटी, और दूसरी कैविटी क्या है? वो हो गई एब्डोमिनल कैविटी। ये दोनों की सेपरेशन कौन करता है? इन दोनों को सेपरेट करके जो स्ट्रक्चर रखता है वो है ये डायफ्राम। ये डायफ्राम कभी भी लंग को नीचे नहीं आने देता, ठीक है, और एब्डोमेन को कभी भी ऊपर नहीं जाने देता। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या होता है? जिस समय आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं उस समय ये डायफ्राम नीचे चला आता है, फ्लैटन हो जाता है। फ्लैटन कहने का मतलब क्या है? फ्लैटन कहने का मतलब है, अभी आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, अभी डायफ्राम की शेप क्या है? अभी डायफ्राम की शेप ऐसे कर्व है ना, इस तरह से है। यहाँ पर एक लंग है, यहाँ पर दूसरा लंग है, तो डायफ्राम कैसा है? ये कर्व शेप, सी शेप में है। लेकिन जब आप ब्रीद इन करते हैं उस समय डायफ्राम की शेप चेंज हो जाती है और डायफ्राम लगभग फ्लैट हो जाता है, ऐसा हो जाता है।
तो ये जब फ्लैट हो जाता है, देखिए ये फ्लैट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है डायफ्राम, यहाँ पर कर्व स्टेट में है। तो इस समय क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ लंग है वो कम है। और अब क्या हो गया, जब ये फ्लैट हो जाता है तो इसमें लंग को एडजस्ट होने के लिए ज़्यादा स्पेस, यहाँ पर लंग को एडजस्ट होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है। और इसमें क्या था, लंग को कम एरिया मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर लंग को कम स्पेस मिल रहा था। तो इस वजह से ये डायफ्राम लोअर डाउन होता है और अपने आप को एक्सपेंड करा के फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को देखना है कि और क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। तो चेस्ट कैविटी दरअसल क्या होती है, हमारी इन दोनों मूवमेंट की वजह से ये रिब्स जो हैं ये बाहर की तरफ, ये सब रिब्स हैं जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये सारे रिब्स क्या होते हैं, ये रिब्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट, बाहर निकल जाते हैं, फूल जाते हैं। और डायफ्राम नीचे आ गया, ये डायफ्राम ऐसे कर्व है और ये डायफ्राम कैसा हो गया, नीचे आ गया, ऐसे आ गया। तो इस वजह से ये चेस्ट कैविटी जो है ये दरअसल चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इस वजह से एयर आसानी से हमारे लंग्स में चला आता है और एक्सपेंडेड एल्वियोलाई को पूरी तरह से भर देता है। अब ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्ट करके लाती है एल्वियोलाई में, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर में है वो ब्लड में चला जाता है, और एल्वियोलर ब्लड वेसल जो है वो उसको पूरे बॉडी सेल में सप्लाई करते हैं। ब्रीदिंग साइकिल जो चल रही होती है ना, तो उस समय एयर बॉडी के अंदर आता है और बाहर जाता है। और लंग हमेशा, आपको याद रहे कि ब्रीदिंग की ये प्रोसेस चल रही होती है, लंग में एयर आ रही होती है, बाहर जा रही होती है, लेकिन लंग हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम को मेंटेन करता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लंग इज़ ऑलवेज मेंटेनिंग अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा अमाउंट है एयर का जो एयर में हर वक्त प्रेजेंट रहता है। आप ब्रीद इन करें या ब्रीद आउट करें, ताकि कभी भी पूरी तरह से लंग का चैम्बर खाली ना होने पाए, ठीक है। अगर वो खाली होगा तो वो कोलैप्स हो जाएगा, और इसको कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिले इस ब्रीदिंग के लिए और उस समय भी उसको सपोर्ट मिले, इसलिए एक रेसिडुअल वॉल्यूम, एक अमाउंट ऑफ एयर हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने ट्रैकिया के बारे में भी क्या पढ़ा कि ये ट्रैकिया भी जो है दरअसल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी हुई है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की आवश्यकता क्या है, वो इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। इसी तरह से ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, इसका पर्पस क्या है, ये भी लंग को कोलैप्स होने से रोकता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी साइज ऑफ एनिमल अगर लार्ज हो, मान लीजिए हम लोगों के साइज़ का एनिमल हो, तब तो डिफ्यूज़न अकेला, हम लोगों के लिए डिफ्यूज़न की प्रक्रिया काफ़ी नहीं है। ऑक्सीजन मान लीजिए उसमें अब्जॉर्ब भी होता है, तो हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं और जितने डीपली सिचुएटेड ऑर्गन हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की सप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। आप जानते हैं इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हाँ, सही बताया आपने, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन दरअसल सारे ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये हीमोग्लोबिन, इट इज़ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड मेकिंग व्हाट? इट इज़ मेकिंग HbO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अ कंपाउंड। और तब ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमता है, और जहाँ जहाँ जिस जगह पर सेल को डेफिशिएंसी है इन ऑक्सीजन, तो वहाँ जा कर के ये उसको रिलीज़ कर देता है। इंसानों में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखिए हीमोग्लोबिन है ना, ये वाला हीमोग्लोबिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट इज़ हैविंग वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसका नेचर है, इट वांट्स टू कंबाइन ऑलवेज, इट इज़ बीइंग कंफर्टेबल विथ ऑक्सीजन। तो ये जो पिगमेंट है ना, ये हमारे रेड ब्लड कॉर्प्यूसल में प्रेजेंट होता है। ब्लड में रेड ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड है, अगर आप उसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं तो ब्लड में 2 कंपोनेंट हैं। क्या है उसका कंपोनेंट? एक होता है प्लाज्मा, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, और दूसरे होते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट, ठीक है, सेल्यूलर पार्ट। तो जो प्लाज्मा का पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर विथ सम ऑफ द सॉल्ट। इसमें 90% ऑफ वाटर है और थोड़े बहुत सॉल्ट हैं। लेकिन जो सेल्यूलर पार्ट है ना, इसमें दरअसल 3 तरह के सेल होते हैं। पहला जो सेल है वो होता है RBC, दूसरा जो सेल है वो होता है WBC, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? WBC। और जो थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल है या सेल्यूलर पार्ट है, उसका नाम होता है प्लेटलेट्स। ये आपने अपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है, और अभी जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारा ब्लड है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल, इसके अंदर एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, एंड बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इट इज़ मेकिंग अ न्यू वन कंपाउंड. नेम ऑफ कंपाउंड, you remember, that is HbO. Carbon dioxide is also soluble in water. Okay,
देन ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम लोग डिज़ोल्वेबिलिटी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेंडेंसी है वो जल्दी डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन में, जल्दी, और ऑक्सीजन को समय लगता है और वो कम मात्रा में डिज़ोल्व होता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है डिज़ोल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर हमारी पूरी बॉडी के एल्वियोलर सरफेस एरिया को, जितनी भी एल्वियोलाई है, जितनी एल्वियोलाई कहने का मतलब ये हमारे, देखिए ये जो लंग का स्ट्रक्चर है, इस लंग के अंदर ये जितनी भी एल्वियोलाई है ना, ये सारे स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल राउंडेड दीज ऑल स्ट्रक्चर्स जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, ये बंच के जैसा ये सारा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सारी एल्वियोलाई, अगर इन सभी को एंड टू एंड स्प्रेड करके रखा जाए, ठीक है, अगर एंड टू एंड इसको स्प्रेड करके रखा जाए तो ये नियर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया ये अकेले कवर कर लेंगी। तो अब आप सोचिए हमारी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है, हार्डली हमारी लेंथ कितनी होगी टॉल से टॉल पर्सन की, है ना, 1.25 से 1.5 मीटर, और इसकी लेंथ आप नोटिस करिए कि इसकी लेंथ स्क्वायर मीटर, ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर इट इज़ रिटन, है ना। तो कितनी एफिशिएंसी के साथ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में इतने लार्ज सरफेस एरिया की वजह से हो पा रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और डिफ्यूज़न हमारी बॉडी में, अगर सिर्फ डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता तो क्या वो हमारे लिए काफ़ी होता, है ना। अगर सिर्फ डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता तो अगर आप टेक्निकली इसको काउंट करें तो आपको मालूम हो कि लगभग 3 साल का वक्त 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी का रोटेशन यानी टो टू लंग जाने में उसको लग जाता, 3 साल का समय लगता। ठीक है, इस वजह से हमारी बॉडी में एक अलग सिस्टम है, एक अलग सिस्टम कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, HBO बनाता है, एंड विथ ब्लड दिस ऑक्सीजन इज़ बीइंग सर्कुलेटेड एंड इट इज़ बीइंग गिवन टू ऑल द सेल्स वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के अंदर ये अलग व्यवस्था क्यों है। तो ये रेस्पिरेशन टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंसानों में ये कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ना, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या क्या एडवांटेज है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप आप इसका जवाब दे सकते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के और क्या क्या तरीके हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म में, अगर आपसे इस बारे में पूछा जाए तो इसका जवाब यहाँ पर था जो आपने पढ़ा था कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का मतलब रेस्पिरेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यीस्ट में ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है, इंसानों में कैसे होता है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है। तो ये सारे मेथड आपको वहाँ पर डिस्कस करने होंगे। और उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन अभी तुरंत देखा, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ आपको बताना है कि एल्वियोलाई के अंदर कैसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, है ना, आर्टरी और वेन प्रेजेंट होता है, और यही एल्वियोलाई यहाँ पर देखिए, यही सारे एल्वियोलाई जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ऑब्जॉर्व करते हैं यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग एंड फिल ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट एल्वियोलर ब्लड वेजल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सब आपको बताना है। तो आपने ये सब तो समझ ही लिया होगा। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए लंग बहुत स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। अगर आप पानी में इंसान की बॉडी पार्ट्स को डालना शुरू करें, सारे बॉडी पार्ट्स को अगर आप एक एक करके डालें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ लंग ही एक ऐसा पार्ट है जो पानी पर हमेशा फ्लोट करता है। मतलब ये बहुत इलास्टिक है, बहुत स्पॉन्जी। कितना स्पॉन्जी है, ये मात्र एक सेल का बना होता है, इतना डेलिकेट। अगर आप पिंच कर देंगे ना ज़ोर से तो हमारा लंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लंग इतना डेलिकेट है ना। तो उतने डेलिकेट लंग को प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली हमारी बॉडी पर ये रिब्स का कवर है। रिब्स देखिए, ये रिब का पूरा केज है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और यही जो रिब है, ये रिब की बनावट ऐसी है, रिब के साथ कुछ मसल्स जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। रिब के साथ कुछ मसल्स होते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन आप याद रखेंगे। उनको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, उसका मसल का नाम है इंटरकोस्टल मसल। इनका काम क्या है? इसका काम है रेस्पिरेशन के समय रिब को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कराना। ये रिब को पुल आउट और पुश इन करती है। तो जैसे ही ये रिब को पुल आउट करता है तो जो लंग की कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, वो एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। ये डायफ्राम देखिए, ये एडजस्टमेंट, ये डायफ्राम एक्चुअली सी शेप का है ना, इस शेप का है, कर्व शेप का है। लेकिन ये प्रोसेस में क्या होता है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में ये ऐसे फ्लैट हो जाता है।
तो फ्लैट हो गया तो ये एरिया बढ़ जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो ठीक इसका रिवर्स हो जाता है। ब्रीद आउट जब करते हैं तब वापस यही उठ करके कैसा हो जाता है, तब वापस ये उठ करके इस तरह का डिज़ाइन बना लेता है ना, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो ये वापस इसको पुश बैक करता है और उस वजह से आराम से CO2 हमारे सेम रूट से होकर के, नोस्ट्रिल से होकर के CO2 वापस एयर में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी गई है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आप याद रखिएगा, हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट सबसे ख़तरनाक बीमारी जो लंग में होती है वो लंग कैंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दरअसल हमारा जो अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसमें बहुत स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनका नाम सीलिया है। ये सीलिया दे आर डूइंग अनडुलेटिंग मूवमेंट, और इनका काम क्या है, ये अपने मूवमेंट से जर्म्स को, डस्ट को, हार्मफुल पार्टिकल को बाहर करते हैं और इनहेल्ड एयर को फिल्टर करते हैं। और स्मोकिंग की वजह से ये सारे सीलिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर जो जर्म्स है वो एंटर करने लगते हैं, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें, हार्मफुल केमिकल, ये सब रूट से लंग के अंदर पहुंच जाती है। इसकी वजह से लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, कॉफिंग होती है, यहाँ तक कि कई बारी अगर ये गंभीर रूप ले ले तो लंग कैंसर भी हो सकता है। तो आप इस पैराग्राफ का मतलब समझ गए होंगे, है ना, कि स्मोकिंग आपको करनी है या नहीं करनी है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, ये आपको आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं अगले पार्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये मैं 2 भागों में विभक्त करके बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इस पार्ट को दोबारा देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगर आपको कोई सुझाव या कोई सलाह है तो आप प्लीज़ मेंशन करिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक मोट बच गया। एक्चुअली यूजिंग टोबैको डायरेक्टली, एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको, जिसको हम सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का किसी भी रूप में लें, ये हार्मफुल होता है। इसलिए हार्मफुल होता है कि ये हमारे मुंह से गुजरता है, टंग, लंग, हार्ट, लीवर, है ना, इन सभी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप स्मोकलेस टोबैको लेंगे तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रिस्क का हो सकता है, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, स्ट्रोक्स ला सकता है, पल्मोनरी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ेस को इन्वाइट कर सकता है, अलग अलग तरह के कैंसर का बुलावा दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में जो ओरल कैंसर के केसेस आते हैं वो च्यूइंग ऑफ टोबैको की वजह से आते हैं, जिसको लोग गुटखा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको हेल्दी रहना है और इसके लिए आपको सिर्फ टोबैको को या टोबैको मेड प्रोडक्ट्स को नो कहना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मुझे बताएं कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या एडिशन आप अगले भागों में देखना चाहते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।